वाई एग्रीकल्चर बिजनेस, ये हमने एग्रीकल्चर बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की लगभग 68% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में जुड़ी हुई है। तो हमारे लिए इतना बड़ा हब है। और आप जानते हैं कि एक किसान भाई को अगर आप कन्विंस करते हो अपनी बिजनेस के लिए, अगर आप बोलते हो, तो वो नेक्स्ट एक साल के 3 सीजन और अगले 10 साल तक आपका रीपर्चेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस के रिलेटेड ही हो सकता है। पिछले कई दिनों से ये इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भारत का नंबर 1 सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है। और हमें इंटीरियर के बिजनेस तक एंटर करने के लिए एग्रीकल्चर का बिजनेस का सहारा, बहुत आसानी से हम अपना बिजनेस इंटीरियर तक, गांव के दूर दराज तक हम इसको फैला सकते हैं। निश मार्केट है, अनटच मार्केट है, हमारा इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं, उस मार्केट की साइज है 2,50,000 मिलियन US डॉलर्स। आप समझ सकते हैं 2,50,000 मिलियन डॉलर कितना बड़ा मार्केट अपने लिए आज है। और मैं गर्व से कहता हूं कि EMI लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इतनी बड़ी मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान के चलिए जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव में अगर आप अगल बगल के 4 गांव के ऊपर भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो आप निश्चित रूप से यकीन मानिए अगले 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। इतनी ताकत इस सेक्टर में है। तो आप इस कारवा के साथ जुड़ना चाहेंगे? जी हाँ, आपका आंसर डेफिनेटली हाँ होगा। अगर आप देखोगे कि जो पेस्टिसाइड का मार्केट है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड और हम जो बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में आ रहे हैं, अगर उसका आप नतीजा देखेंगे तो केमिकल पेस्टिसाइड 2015 में 30% था और 70% जो है केमिकल पेस्टिसाइड, 30% बायो पेस्टिसाइड था। वो लगभग 2018 में 45% केमिकल पेस्टिसाइड रहा और 55% ये बायो पेस्टिसाइड रहा। इसका मतलब यह है कि दिन भर दिन, सालों साल ये बायो पेस्टिसाइड की तरफ ये मार्केट बढ़ रहा है। हमारे लिए आज 55% से ज्यादा जो फिगर हमने ऊपर देखी है, उससे 55% से ज्यादा हमारे लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर हम इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट का अगर सिनारियो हम अगर देखेंगे, तो वो जो फिगर 2,50,000 मिलियंस US डॉलर की जो फिगर थी, उसमें इंसेक्टिसाइड का जो प्रतिशत है, जिसे हम कीटनाशक बोलते हैं, उसका प्रतिशत जो है 53% है। फफूंदनाशक 25% है, हर्बिसाइड 18% है और अदर्स 4% है। हम लोग ब्लू वाली सेगमेंट में, मतलब कीटनाशक सेगमेंट में आ रहे हैं, फफूंदनाशक सेगमेंट में हम अभी आज है। हमारे लिए आज भारत का करीबन 80% मार्केट हमारे लिए है और हम उसमें काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का मार्केट जो फिगर हमने आपको बताई है, अगर आप देखोगे तो अगर हम इंडिया को 4-5 सेगमेंट में अगर हम कंट्रोल डिवाइड करेंगे, तो 44% जो है नॉर्थ इंडिया काम कर रहा है और 30% जो मार्केट साइज है वो तकरीबन साउथ इंडिया का है। 40% वेस्ट इंडिया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान का पोर्शन आता है, वो 40% है। ईस्ट इंडिया, जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आता है, वो 14% है। और नॉर्थ ईस्ट अपने जो स्टेट्स है उसमें 2% स्टेट वाइज आ रहा है। मेरा ये फिगर बताने का एक ही मकसद है कि आप आपकी देश का फिगर देखिए, आप आपकी राज्य का फिगर देखिए, आप आपकी जो एरिया में क्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपके राज्य का फिगर इसमें देखिए कि जो मेजर स्टेट है, जो फिगर हमने बताई है, उसमें सबसे ज्यादा सेल आंध्र एंड तेलंगाना का आता है, जो लगभग 30% है। महाराष्ट्र 20% है,
पंजाब 16% है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ मिला के 13% है, कर्नाटका 11%, 10% जो है गुजरात है। तो ये लगभग सबसे बड़े स्टेट है जिसमें ये हमारी दवाइयों का बिजनेस हो सकता है और इतने बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो पाक होते हैं या फिर जो क्रॉप होते हैं उसके बारे में आप जानिए कि किस क्रॉप के ऊपर में, किस पौधे के ऊपर में सबसे बड़ी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। लगभग 40% दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो कपास की खेती में होता है, चावल की खेती में 18% होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 20%, सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में हम 10% जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में जो साउथ इंडिया में बहुत होता है वो हम 18% में जाते हैं और शुगर केन जैसी जो बारमाही खेती है उसमें 5% इसका यूज होता है। ये लॉकडाउन के दौरान, ये वायरल इन्फेक्शन के कोविड-19 के दौरान हमें ये बहुत अच्छा पता चला है कि जिस राह पर हमारी कंपनी और हमारे लीडर और हमारी मैनेजमेंट चल पड़ी है आपके साथ, तो आज की प्रायोरिटीज अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की देखें तो आज की प्राथमिकता जो है वो भोजन, स्वास्थ्य, विष मुक्त और पौष्टिक भोजन है। आज दूसरी सबसे प्राथमिकता है, दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए पूछ रही है। आज इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है, उसके लिए आज दुनिया हमसे ऑर्गेनिक जहर मुक्त भोजन की प्रोविजन करने के लिए पूछ रही है। आपसे सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला व्यवसाय कृषि ही है। आज जिंदा रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। खाने के लिए कृषि का व्यवसाय बहुत जरूरी है और हम ऐसे पायोनियर वर्कर हैं, हम शुरुआती अवस्था से ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत कदम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रमाण अपने आने वाले दिनों में अपनी फिगर्स बताता है। किसान भाइयों की आज की मांग यह है कि आज जो हम सेवाएं देने जा रहे हैं, जिसका प्रमाण आज मैनेजमेंट ने दिया है कि हम लॉकडाउन में भी आपके पास पहुंचे हैं, आपके किसानों के पास पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हम आज उनको सेवाएं दे रहे हैं और उनके दरवाजे पे उत्पाद हमारे उनको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और एक ऐसी एकमात्र अपनी कंपनी है जो एक छत्ते के नीचे हम सभी कृषि समाधानों को पूरा कर रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और घर से ही खेती की सभी समस्याओं का हल हमसे ले। EMI लाइफस्टाइल के जो हमारा एग्रो केयर अम्ब्रेला है, जो जिसका ब्रांड नेम इंडिया एग्रो है, उसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन, पीक संरक्षण में हम 7 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे टोटल 10 प्रोडक्ट रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम बीपीएच बस्टर, ट्रिपाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्रा हमने दिया है और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, EMI स्प्रे और मॉडिफाई दिया है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है इसमें किसी भी प्रकार का विष का अंश नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉइजन बाय डेफिनेशन। अगर ये पॉइजन नहीं है तो कीटकों को ये कैसे खत्म करता है? और अगर हमने पौधों के ऊपर छिड़काव करने के बाद में कोई भी कीड़ा अगर उसके ऊपर आता है और वो रस चूसने के लिए या फिर पौधे का किसी पार्ट को खाने का इस्तेमाल करता है, तो इमीडिएटली वो पार्ट उसके पेट में जाएगा और जाने के बाद में 4 पॉइंट प्रोग्राम उस कीड़े के ऊपर होगा, जो आपको बिल्कुल ध्यान देकर सुनना बहुत जरूरी है। पहली एक्शन वो कीड़े के ऊपर होगी कि उसका गला जो है, जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से कीड़े के मुंह में, गले में मैंडिबल्स होते हैं। तो मैंडिबल्स चोक डाउन होते हैं, इसका मतलब उसका गला चोक डाउन होता है। दूसरी एक्शन उस कीड़े के ऊपर ये होती है कि उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होता है। उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होने के बाद में तीसरा इंपैक्ट उस कीड़े के ऊपर में उसे पैरालिटिक अटैक आता है। और चौथा इंपैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसके शरीर से पानी की मात्रा कैल्शियम और सोडियम प्लस प्लस की द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब पानी शरीर से बाहर निकल जाता है।
इसका मतलब छिड़काव होने के बाद, इंसेक्ट ने खाने के बाद में 24 घंटे के अंतराल में हम सभी कीड़ों से निजात पा सकते हैं, हमारी खेती फ्री हो सकती है। मैं फिर से 4 पॉइंट दोहराता हूं, जब भी कीड़ा अपनी छिड़काव किए हुए पौधों को खाएगा तो उसका गला पहले चोक हो जाएगा, उसके बाद उसकी नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाएगी, तीसरा इंपैक्ट होगा उसे पैरालिसिस अटैक आएगा, और चौथा इंपैक्ट होगा कि उसकी बॉडी से, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से 24 घंटे में अपना कीड़ा खत्म हो जाएगा। इसमें आप बताइए कि हमने किसी भी प्रकार से किसी भी कीड़े को खत्म नहीं किया है। हमारी जो भी दवाइयां है, अगर सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारी दवाइयां एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का सर्टिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए दिया जाता है, वो हमने लिया है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास में एनपीओपी सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन के दौरान हम भारतवर्ष में किसी भी एरिया में, किसी भी कस्बे में ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। आईफोम सर्टिफिकेशन, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है, जो हम पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत की जिसके पास में ये दोनों सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट, ये एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग आपका चल रहा है वो इतने सही समय पे चल रहा है, आप यकीन मानिए, आज जब हम मई में खड़े हैं तो मई में आज ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वहां पर कपास की खेती का बिजनेस स्टार्ट हो गया है। जून आने वाले महीने में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट ऑफ बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। और जुलाई में हम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर का बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब हम सही समय पर आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रो मैजिक, अपना पहला प्रोडक्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ग्रो मैजिक नाम की तरह ही ये ग्रोथ के लिए मैजिक का काम करता है। ग्रो मैजिक एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस पहला भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है। इसमें जस्मोनेट नाम का एक प्लांट अल्कलॉइड होता है जो एक प्लांट हार्मोन की तरह भी अपने पौधे में मौजूद होता है। जस्मोनेट, जिसे केमिकल नेचर में पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि जस्मोनेट एक प्लांट हार्मोन होते हुए वो जस्मीन ऑयल, मतलब जस्मीन ऑयल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी हो या फिर खूब एक्सट्रीम बारिश हो रही हो या फिर हवा की बहुत तेज आंधी हो या फिर कम हवा हो, कम ऑक्सीजन में हो या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गिरा हो या कम फर्टिलाइजर हो, ऐसे समय में या कीड़ों का या फफूंद का बहुत ज्यादा अटैक हो, ऐसे समय में अपनी पौधों को टिक पाना संभव नहीं होता है। इस समय जस्मोनेट या ग्रो मैजिक आपके पौधों को टिकने के लिए मदद करता है। ये आपके रूट इलॉन्गेशन, मतलब जड़ों को बढ़ाना, बीजों को जर्मिनेट करना, मतलब उगाने का, या फिर आपके फूलों को परागीकरण करना, फलों को आपको राइपनिंग करना या फिर उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, प्लांट का सीनेसेंस, मतलब फूलों की मात्रा बढ़ाना, फलों की मात्रा बढ़ाना, ये सबका काम ग्रो मैजिक करता है। अगर एक पौधे के ऊपर में एक मैजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर में एक पत्ते के ऊपर में अगर कीड़ा आता है तो वो पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर में एक सिग्नल भेजता है कि आपकी
पौधे के ऊपर में किसी कीड़े का अटैक हुआ है, जागृत हो जाओ। ये काम पौधे में ग्रो मैजिक करता है, मतलब पौधे में सिग्नलिंग करने का काम ग्रो मैजिक करता है। आपके फूलों का डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना, फूलों का एंथर डेवलपमेंट, डेhiscence, फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा डेवलपमेंट, फिलामेंट इलोंगेशन, जस्मोनेट, ये सब काम करता है। जड़ों की सफेद जड़ों को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर ले जाना, जड़ों को मजबूत करना, तनों को मजबूत करना, फूलों की, फलों की या फिर पत्तों की संख्या बढ़ाना, उसे लंबा और चौड़ा करना या फिर उसे बहुत हरा करना, ये सब बातें आज ग्रो मैजिक करता है। अगले साइड में हम इसको देखेंगे कि ये किस किस इसमें टॉनिक का काम करता है। तो ये जड़ों की ग्रोथ के लिए या फिर जड़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। शुरुआती अवस्था में जब शिशु पौधा होता है, उसको बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। जब ग्रो मैजिक अपने शरीर को बनाता है तो उसकी फ्रूटिंग ब्रांचेस और ब्रांचेस बढ़ाने का काम वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है। पत्तों की संख्या बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को नीचे गिरने से रोकथाम करता है, फूलों को फलों में कन्वर्शन करने का ये काम करता है, फलों का डेवलपमेंट करता है, फलों की क्वालिटी का अच्छी रखता है, फलों की क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी चमक बढ़ाता है, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ाता है, फलों की साइज बढ़ाता है, उसको क्रैकिंग होने से या बचाता है, उसको गिरने से बचाता है। और जब हम फल तोड़ते हैं तो मार्केट में ले जाते समय लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रो मैजिक और क्या क्या चीजें अपने लिए करता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में अगर जमीन से बीज बाहर निकलने के बाद में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, मतलब जब पौधे में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, इस रिएक्शन में अहम भूमिका निभाने का, यानी कि अपनी पौधों में जो खाना बनता है वो खाना बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने का और वो खाने को पत्तों से हर ग्रोइंग टिप में पूरी पत्ते की शरीर में या पौधे की शरीर में पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक करता है। और ग्रो मैजिक कितना बहुत जबरदस्त आपके पौधों के ऊपर में काम करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है ग्रो मैजिक। ये फ्रूट का कलर, फ्लेवर, ओडर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सब बढ़ाता है। कब कब ग्रो मैजिक देना चाहिए? ग्रो मैजिक आपने खाद का पहला जो डोज होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में भी मिला के आप दे सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों का जो हमने प्रण लिया है कि किसान भाइयों का हम लागत आधी करेंगे और उसकी उपज डबल करेंगे। इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रो मैजिक अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आप देते हैं तो फर्टिलाइजर का डोज आप जो रेगुलर वो देता है उससे आधा करें और उसके साथ में 1 एकड़ में जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहा है उसमें आप 100 से 200 ग्राम ग्रो मैजिक मिला के दे, ताकि अगर वो 2 बोरी यूरिया डाल रहा है तो उसे कहे कि 1 बोरी यूरिया डाले, उसके साथ में 100 से 200 ग्राम मतलब 1 से 2 पैकेट आप ग्रो मैजिक डाले, ताकि वो अपनी खाद का खर्चा आधा कर सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। अगर ग्रो मैजिक बिना आप अगर खाद अगर जमीन में डालते हैं तो जमीन में खाद माइक्रोब्स जो होते हैं जमीन में, वो आपकी खाद को, आपके पौधों को, जड़ों को मिलाने के लिए सिर्फ 0.8% काम करता है। इसका मतलब 100 किलो अगर यूरिया आप डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम यूरिया आपकी जड़ों को, आपके पौधों को मिलता है।
आप समझ रहे हैं? अगर 100 किलो यूरिया अगर आप डालते हैं या फिर कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो 0.8% मतलब 100 किलो के पीछे में सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम खाद आपकी पौधों को मिलता है। अगर आप ग्रो मैजिक उसके साथ में मिला के डालते हैं तो वही 80 ग्राम की जगह में वो 40 किलो खाद आपकी पौधों को लागू पड़ता है। मतलब 70 से 80% आपकी पौधों को आपका खाद मिलता है। ये मैजिक करता है ग्रो मैजिक। इसके लिए जमीन में पहले स्लाइड पे ही हम देखेंगे कि जमीन में सबसे पहले आप खाद के साथ में ग्रो मैजिक को मिलाएं। दूसरा, एक स्प्रे में आपने ग्रो मैजिक में लेना है। जब बीज ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में बीज जब 30 से 45 दिनों का हो जाता है जर्मिनेशन के बाद, तो आपने 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने इसका छिड़काव आपके पौधों के ऊपर से करना है, स्प्रे पंप से करना है। ये पानी में घुलनशील है। जब भी आप पानी में मिला के इसको दें तब यमाई स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। यमाई स्प्रे के बारे में हम कल बात करेंगे, जो मेन अट्रैक्शन रहेगा। तो पहला स्प्रे जो आप करोगे, ऊपर से जो छिड़काव करोगे, वो पौधे के 35 से 45 दिनों के अंतराल में करोगे। दूसरा स्प्रे आपको करना है ग्रो मैजिक का आपके पौधों के ऊपर में, वो 60 से 65 दिन। जब पौधे के ऊपर में आपका फूल लगता है और फूलों का फलों के ऊपर कन्वर्शन होता है, तब आपने दूसरा स्प्रे मतलब दूसरा छिड़काव आपके पौधे के ऊपर में करना है जब आपका पौधा फूलों के ऊपर होता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इस हिसाब से 1 एकड़ में 100 ग्राम मतलब 100 लीटर पानी में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा लग रही है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल इस बारे में ही बात करूंगा ग्रो मैजिक के बारे में। ग्रो मैजिक आपके फलों के ऊपर में किस तरह से काम करता है। अगर आपने मिर्ची के ऊपर अगर इसका छिड़काव किया तो मिर्ची की साइज आपकी उतनी रहेगी जो मार्केट में आप ले जाते हो, बट जो एक मिर्ची अगर वो 12 से 15 ग्राम की होती है तो उसका वजन बढ़ के 18 से 20 ग्राम होगा। साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। टमाटर की साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। अगर आपने गेहूं में, चावल में अगर इसका छिड़काव किया है, खाद के साथ में अगर आपने इसको दिया है, तो 100 दाने का वजन जो आपका रहता है, अगर चावल का अगर एग्जांपल लेंगे तो 100 दाने का चावल का वजन जो है वो 60 ग्राम होता है, तो वही 60 ग्राम का वजन वो 80 से 90 ग्राम तक ले जाता है। मतलब ग्रो मैजिक जब भी आप खेती में इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 30 से 40% आपकी उपज की बढ़ोतरी होती है और आपका खाद का 50% एक्सपेंसेस कम हो जाता है। इसका मतलब ग्रो मैजिक के साथ में हम किसान भाइयों का करीबन 60% लागत कम कर सकते हैं। ये बहुत ग्रो मैजिक एक मैजिक की तरह आपके खेती के ऊपर काम करता है। किसान भाइयों को आपने अगर इसमें दिया तो उनके जीवन में रिवोल्यूशन आ सकता है, उनके जीवन को अच्छा बनाने में आप कारगर मददगार साबित हो सकते हैं और ये नोबल कॉज आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है मॉडिफाई। ये आज मॉडिफाई जो नाम हमने दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीएच अलग तरीके से लिखा हुआ है। पीएच एक मानक है, एक मेजरमेंट है जो आपके जमीन का या आपकी पानी का खारापन या मीठापन जांचने का एक मानक है। इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि ये एक स्केल है जो आपके पानी में या आपकी जमीन में जितने साल्ट्स है, या खारापन है, या फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा के कारण जो जमीन बेकार हुई है, या तो उसका पीएच 6.5 के अंदर होता है या फिर आपका पीएच 7.5 के ऊपर होता है। 7.5 के ऊपर हो तो आपकी जमीन खारी है और 6.5 के अगर अंदर हो तो एसिडिक है। नॉर्मल जमीन और नॉर्मल पानी हम जांचते हैं जिसका पीएच होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस तरह का अगर हम एग्जांपल लें
वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आसाम और उधर का जो पार्ट है, या फिर चावल की खेती जहां पर होती है पूरी भारतवर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है एवरेज से ज्यादा, वहां पर एसिडिक जमीनें पाई जाती है जिनका पीएच 6.5 से लेके अंदर होता है, वो एसिडिक पानी हो जाता है। और जहां पर पानी कम होता है, खाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, केमिकल दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर गन्ने की खेती होती है, जहां पर केली की खेती होती है, जहां पर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हम जमीन को उपजाऊ ना बनाते हुए हम उसे अल्कलाइन या सलाइन, जिसमें खारापन हो जाता है, वो बनाते हैं। अपनी जमीन में अगर नॉर्मल पीएच में, मतलब न्यूनतम पीएच जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल पीएच जिसे हम बोलते हैं, वो है 6.5 से 7.5, जहां पर आज पूरी भारतवर्ष में इस प्रकार की जमीन मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में पीएच अगर कम हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, तब भी आपके जमीन में जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो आपकी पौधों को नहीं मिलता है। वो मिलाने के लिए जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए हमें मॉडिफाई आजकल इस्तेमाल करना होता है, जो आपकी जमीन के पीएच को मॉडरेट करता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां आपकी पीएच जो कम हुआ है नॉर्मल से, वो पीएच को नॉर्मल लाने का काम करता है। और जो जमीन में या पानी में आपका खारा पानी है, जो खारे पानी को मीठा करके या खारे जमीन को मीठा करके नॉर्मल पीएच लाने का काम मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हमने हमारी पोर्टफोलियो में क्यों डाला, हमने ये प्रोडक्ट क्यों डाला? अगर नॉर्मल पानी अगर हम छिड़काव करने के लिए, खेतों को देने के लिए नहर से पानी, ड्रिप इरिगेशन से पानी हम देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो अगर वो एसिडिक हो तो आपकी जमीन एसिडिक हो सकती है। आप जो खाद दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो सकता है। जो दवाई आप उस पानी में मिला के दे रहे हैं, उस दवाई का आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ सकता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले उस पानी को, उस जमीन को आप नॉर्मल बनाएं। उसके लिए जब भी आप इरिगेशन करें या जब भी आप पानी इस्तेमाल करें छिड़काव के लिए, तब आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करें। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ये बफरिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब इसका डोज क्या हो सकता है? इसका डोज ये हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका डोज जो है, हम कुछ स्पेसिफिक डोज आपको इसका नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीएच का स्केल होता है 7.5 से लेकर 12 तक हो सकता है। तो हम शुरुआती अवस्था में क्या कर सकते हैं, एक कांच की ग्लास में हम पानी भर के लेंगे। पानी भर के हम लेने के बाद में उस ग्लास में हम एक एक बूंद मॉडिफाई डालेंगे। हम 1 लीटर पानी में अगर एक एक बूंद मॉडिफाई डाल रहे हैं, जब तक हल्का पिंक कलर पानी का नहीं हो जाता है, तब तक हमें एक एक बूंद डालना है। हमें पता चलेगा 1 लीटर पानी में कितनी बूंद डालने के बाद में हल्का गुलाबी कलर हुआ है, फेंट पिंक कलर हुआ है। जब तक फेंट पिंक कलर नहीं होता है, उस पानी में हमने एक एक बूंद मॉडिफाई जरूर डाल देना है। जब हल्का फेंट पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा, तब हमें डोज पता चलेगा कि हमारा पानी कितना खारा था या एसिडिक था, उसमें हमने कितनी बूंदे डाली। 1 लीटर पानी के लिए अगर हमें 4 बूंदे लगी है, तो 15 लीटर पानी की स्प्रे पंप में हमें 60 बूंदे डालनी पड़ेगी। 1 बूंद 1 ml का होता है, मिली का होता है, तो 60 मिली या 60 ml हमें वो डोज हो गया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं?
आजकल सब पता है, जब अगर आप खेती में पंजाब हरियाणा में नहर से पानी देते हैं, खेतों में नहर से पानी छोड़ा जाता है जिसे हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, उस दौरान आप इसको एक सलाइन के दौरान एक बूंद आप खेती में, जहां से पानी नहर का खेत में घुसता है, वहां पर आप इसे सलाइन से एक बूंद डाल के दे सकते हैं ताकि आपका पानी मीठा होके आपकी खेती में जाए। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो लोग पानी दे रहे हैं, टपकन इरिगेशन सिस्टम में जो पानी दे रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पानी दे रहे हैं, जो इरिगेशन वाटर स्टोरेज टैंक है उसमें आपको मॉडिफाई उतने ml में या उतनी बूंदों में आपको टैंक में डालना है ताकि पानी मीठा हो जाए और मीठा पानी ही आपकी खेतों में जाए, ताकि आप जो दवाइयाँ जमीन में दे रहे हैं या खाद जमीन में दे रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर जो जमीन में दे रहे हैं या फिर अन्य तरीके से जो आप चीजें टपकन सिस्टम से दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पौधों को लगे और पौधे उसका इस्तेमाल कर सके। जो टपकन सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, उसका साल्टिफिकेशन होता है, कभी कभी नमक अंदर से लग जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके उसकी लाइफ अगर 3 साल की है तो वो 5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें साल्ट डिपॉजिट नहीं होगा और आपकी जमीन भी उपजाऊ होगी और आपका पानी भी मीठा होगा। पंजाब में एक बंदे का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उस बंदे ने इरिगेशन सिस्टम में जब पानी की कमी होती है, जब हम समर में हैं, आज हम धूप काले में हैं, धूप कालों में बहुत सारी जगह पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। पीने का पानी जो है वो मीठा होता है और बाकी इस्तेमाल के लिए खारा पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें गुजरात में भी ये देखने को मिला कि एक व्यापारी ने जो पानी सप्लाई का काम करता था, उस बंदे ने खारे पानी का टैंकर लेके उसमें मॉडिफाई इस्तेमाल किया और वो मीठे पानी का टैंकर करके उसने वो पीने के लिए दिया था। मॉडिफाई अगर पीने के पानी में अगर हम डालते हैं तो वो पानी मीठा हो सकता है, बट मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है, बट ये इम्प्योर मतलब बेकार पानी पीने योग्य बनाने वाला कोई दवाई नहीं है। इसलिए नाले का पानी पीने के योग्य बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि समुद्र का पानी मीठा कर सकते हैं, तो ऐसा उसका जवाब है ना। क्यों हम समुद्र का पानी मीठा नहीं कर सकते? जब सैचुरेशन लेवल के ऊपर, सैचुरेशन लेवल क्या होता है? जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं, जब थोड़ी शक्कर मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, हम मिलाते जाएंगे तो वो घुलती जाएगी, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पानी में शक्कर डाले फिर भी वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि घुलनशील नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चला गया है। जो शक्कर आपने बाद में डाली वो घुलती नहीं है, उसे ही सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। समुद्र का पानी जो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है, इतना नमक उसमें है कि जो सैचुरेशन लेवल के ऊपर चला गया है, इसके लिए उसे सैचुरेशन से पॉइंट से निकाल के उसे मीठा नहीं किया जा सकता। बट जो खेती में आप पानी डालते हो उसे जरूर मीठा किया जा सकता है। खारे पानी के टैंकर को मीठा किया जा सकता है। इसका एक और इस्तेमाल आसाम वगैरह एरिया में बहुत सारे लीडर अपने कर रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं उस एरिया के लिए बता दे रहा हूं। उस एरिया में पॉन्ड में फिशिंग करते हैं, मच्छियों की खेती करते हैं। एसिडिक पानी में मच्छियों की खेती नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पानी उनकी पॉन्ड में जमा करते हैं, उस पॉन्ड में पहले चूना डालते थे ताकि उस पानी को एसिड से निकाल के नॉर्मल पे लाया जाए या फिर खारा किया जाए। इसके पहले वो चूना डाल के उस पानी को इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि मछली खारे पानी में तो रह सकती है, मीठे पानी में रह सकती है, एसिडिक पानी में नहीं रह सकती। इसके लिए उसे उन्हें चूना इस्तेमाल करना पड़ता था। बट आज मॉडिफाई जब से आया है, आपके एसिडिक पानी को
जब तक हरा पिंक कलर नहीं हो जाता है, आपने उस पानी को मॉडिफाई अगर डाल दिया तो उस पानी में बहुत अच्छी तरीके से आपको मच्छी पालन कर सकते हैं, मछली का पालन कर सकते हैं बिना चूना डाले। आप वहां पर कम खर्चे में, चूने के आधे खर्चे में आप वहां पर मछली पालन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा मार्केट वहां पर भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप अपना दिमाग लगा के डेफिनेटली कर सकते हैं। जो पानी बेचते हैं वो खारे पानी का जो टैंकर होता है वो 800 रुपए का होता है एक टैंकर, बट पीने के पानी का 2500 रुपए का होता है। तो वही 800 रुपए का टैंकर लेके मॉडिफाई 200 रुपए का डाल के 1000 रुपए के जगह पे आप 2500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टी फेस मल्टी बेनिफिट ये प्रोडक्ट है जिसे आप खेती के लिए जरूर इस्तेमाल करें। जब जब भी स्प्रे पंप आपकी स्प्रेइंग के लिए उठेगा तब आप मॉडिफाई आप उस पानी में डालेंगे। जब जब खेती में खाद दिया जाएगा या टपकन से पानी दिया जाएगा या ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाएगा तब आपको मॉडिफाई का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसान जब भी स्प्रे पंप स्प्रे करता है तब मॉडिफाई का इस्तेमाल उसे जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई, ये सब बातें हमने आपको बता दी है कि मॉडिफाई का इस्तेमाल हमने कैसे और क्या हमने केयर लेनी चाहिए। हमने कभी भी मॉडिफाई पानी में एक एक बूंद करके डालनी है। जब तक लाइट रेड कलर या फिर हल्का गुलाबी कलर या हल्का लाल कलर जब तक नहीं हो जाता है आपकी दवाई ने काम नहीं किया है, आपका खारा पानी मीठा नहीं हुआ है, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। या फिर आपका एसिडिक पानी मीठा नहीं या नॉर्मल नहीं हुआ है, ये समझ लेना चाहिए। ये केयर आप लोगों ने जरूर लेना चाहिए। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगर लेने हैं तो कांच के पानी में पीने का पानी लीजिए जो मीठा हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अब उसको खारा कर लीजिए, चम्मच से मिला दीजिए। अब वो पीने योग्य नहीं है। आप एक एक बूंद करके आपके खारे पानी में एक एक बूंद करके डालिए जब तक हल्का पिंक कलर नहीं हो जाता या लाल कलर नहीं हो जाता है तब तक आपको उसमें डाला है। डालने के बाद में जब हल्का लाल या हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा तब आप उसे पी के देखिए। पीने के बाद में आपको पता चलेगा जो खारा पानी था पहले वो मीठा हो गया। इसका मतलब आपकी दवाई ने काम कर लिया है। बहुत अच्छा इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। मीठा भी पानी मीठा करने के लिए एक सवाल मुझे आया था कि हमारे कुएं का पानी खारा है तो क्या उसे मीठा किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। कुएं का पानी भी मीठा किया जा सकता है। शर्त एक ही है, आज आप मीठा कर लेंगे बट जमीन में आपकी कुएं में जमीन से पानी आते रहता है, वो खारा होता है। आज आपके कुएं का पानी मीठा हो गया, रात भर में वही खारा पानी आके फिर से मीठे पानी को खारा कर लिया, फिर आपको दूसरे दिन डालना होगा। कुएं का पानी पूरे कुएं को मॉडिफाई ना डालते हुए उसका पानी जब आप निकालोगे तब उसमें आप मॉडिफाई का इस्तेमाल करें। हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको मैं बताने जा रहा हूं।